इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर और फार राइट लीडर इतमार बिन गवीर ने कुछ दिनों पहले इसराइल में मस्जिद अक्सा का दौरा किया और उनके इस दौरे को मजहबी दुनिया ने, मुस्लिम ममालिक ने एक उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं मजहबी जंग भड़क सकती है। आज की बियॉन्ड बॉर्डर्स में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और आपका ताल्लुक़ शोबा सियासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। आप दोनों मेहमानान का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शी सर, ये इज़राइल की जानिब से जो कुछ हो रहा है, क्या समझा जाए कि इज़राइल जो है इंस्टिगेट करना चाह रहा है या उकसाने वाली कार्रवाइयाँ कर रहा है? देखिए, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए कि होता ये है कि कोई भी जब चीज़ें आती हैं, जैसे इराक पे जब हमला हुआ था तो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये किसी और कंट्री के लिए इसको किया गया। मतलब वो कंट्री मिडल ईस्ट में इज़राइल के लिए किया गया। तो अगर आप देखेंगे कि जो गाज़ा पे जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद इसका एक्सपेंशन हो रहा है वेस्ट बैंक में और ख़ास करके जेनीन में, इसलिए कि 70% ऑफ जेनीन के जो रोड हैं उसको उखाड़ दिया गया है बुलडोजर से। तो कहा जाता है कि ये जो वॉर है और इसमें जो आईडीएफ वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनके वालिदैन जो हैं वो ये कह के भेज रहे हैं कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है, ये जो सैक्रिफाइस तुम दे रहे हो, इसका जो लास्ट मकसद है, अल्टीमेट पर्पस है कि वहाँ पे तीसरा मंदिर बनाया जाए, मतलब थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन। तो पहला जो टेम्पल है, आप जानते हैं कि 586 में नबूशदनज़र जो बादशाह था बेबीलोनियन इराक में, उसने वो तबाह किया था, ख़त्म कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो है, जो दूसरा टेम्पल है वो रोमन ने डिस्ट्रॉय किया, रोमन एरा था 70 एडी में। 2000 साल तक इसमें कोई इशू नहीं आया, लेकिन आप देखें कि पिछले 1948 के बाद, जब से इजराइल ने अपने आप को यूनिलैटरली वहाँ पे कायम किया इल्लीगली, तब से ये इशू आया। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जो वहाँ पे इश्यूज आए वो 1967 के बाद आए, इसलिए कि मस्जिद अल अक्सा जो है वो ईस्टर्न जेरूशलम में है, इसको ओल्ड सिटी बोलते हैं। और ये जब उसको इन्होंने टेक ओवर किया तो उस पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस हैं बड़े मशहूर 242 और भी उसके अलावा रिजोल्यूशंस हैं, जिसमें जो है इल्लीगल ये जो कैप्चर है इस जेरूशलम, ये इल्लीगल इसको माना गया है। जो भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो भी इल्लीगल वहाँ पे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो जंग चल रही है अभी, या जो एक तरफा हमला चल रहा है खास करके फलस्तीनियों पे, वो एक लड़ाई है अमालेक के खिलाफ। अमालेक का वर्ड जो है बीबी नेतन्याहू साहब ने भी इस्तेमाल किया था, जिसमें कहा जाता है कि वो लोग जो अंधेरे वाले लोग हैं और वो लोग जो विलेन हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो टेम्पल थर्ड टेम्पल है, हालांकि इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं खास करके तेल अवीव यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी कहा कि भाई कोई इसका प्रूफ नहीं मिलता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो बनाएंगे थर्ड टेम्पल, इसको बोलते हैं ये डिवाइन टेम्पल होगा और होली टेम्पल होगा। फिर उसके लिए जो है आपके 15 सितंबर 2022 में 5 हेफर मंगाए गए, जिसको कहा जाता है गाय या बाछी कहा जाए, बिल्कुल लाल, एक रोआ जो है उसका बिल्कुल लाल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें से एक जो बछड़ी है, उसमें वो खौरा बोलते हैं, बीमारी होती है उसके पैर में, पकड़ लिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और वो वहाँ पे कई सारे मूवमेंट्स हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि धीरे धीरे एक जमाने में, मतलब सिर्फ 20 साल पहले लोग इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। 1924 का एग्रीमेंट था वहाँ पे, जिसके तहत खुद बड़े बड़े जो पादरी थे, जिनको रबी बोला जाता है आपके यहूदियों के, वो भी कहते थे कि वहाँ पे अंदर कदम रखना वो जो है गुनाह माना जाएगा, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। लेकिन जब से वहाँ पे रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ और लोगों को मोबिलाइज करना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपके सर्वे हुआ तो इसमें पता चला कि 50% लोग उसके फेवर में आ गए हैं। और खास करके सोशल मीडिया भी काफी उनको फेवर कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फिर बाद में चांस आएगा तो मैं बताऊँ। मुमताज़ साहब, जैसे कि अभी अर्शी सर बता रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि ये जो मुक़द्दस मकाम है वो सभी के लिए अहम है, चाहे वो ज्यूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों। तो आप एक मुख्तसर, एक सिंपल अगर वर्ड्स में अगर नाज़रीन को ये समझा सकें कि ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। और दूसरी बात ये है कि 2023 में एक बात बार-बार जो इमर्ज होके आ रही थी, गाय काटने वाला, वो इश्यू क्या था? कुछ अगर आप रोशनी डाल सकें इसके ऊपर।
देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये कि जो इस वक्त के हालात हैं, जी। अगर उस पे हम गौर करें हाँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11.5 महीने से ये पूरा मामला है। 7 अक्टूबर 2023 से जो शुरू हुआ है, और ग्रेटर इजराइल बनाने का जो हम्म। इनका पूरा एक मंसूबा है, जिसके नक्शे भी हैं, और जैसा कि अभी प्रोफेसर अर्शी साहब ने बताया, लाल गाय और किस तरीके से उन चीज़ों को ला करके, और वो एक तरीके से सिंबल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको लग रहा है कि जब वो लाल गाय काटी जाएगी, और पूरा उनका एक जो अकीदा है उसकी बुनियाद पे वो चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन ये देखिए, इसकी कई बार डेट जो है वो बढ़ती गई। इससे पहले भी डेट रखी गई थी कि साहब इस डेट में ये करना है, इस डेट में ये करना है, लेकिन ये उनका ख्वाब जो है वो ख्वाब रह गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से ये गजा में बफर जोन बनाने की बात कर रहे थे, और इनको लग रहा था कि हम 1-2 हफ्ते में इसको जो है वो फतेह हासिल कर लेंगे और हम अपने मकसद को पहुंच जाएंगे। वो मकसद तक ये पहुंच नहीं पाए, और जैसा कि कहा कि गुज़िश्ता दिनों जब वहाँ पे वहाँ के तकरीबन वजीर दाखिला जो हैं वो गए थे, और उन्होंने दौरा किया था, और उनके साथ हजारों लोग पहुंच गए थे, तो उसको लेकर के जो मुस्लिम ममालिक हैं, खास तौर से अरब कंट्रीज जो हैं, वो बहुत नाराज हो गए थे। उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, उसमें कतर भी शामिल था, उसमें मिस्र, और तमाम जो है उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर आप चाहते क्या हैं। और अमेरिका ने भी इजराइल को आंख दिखाई थी उस मिनिस्टर को, और उसके बाद से वो गायब हो गया वो इशू जो है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी भी अगर आप देखें, मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू को नाकाम करार दिया है खुद उनके अवाम ने। आप अगर आज की तारीख में देखेंगे तो लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाखों लोग, कि नेतन्याहू को हटाया जाए, और वो 2-4 दिन के मेहमान बचे हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी कहना है, और हम भी 11.5 महीने से इस पर नजर रखे हुए हैं, इसको देख रहे हैं कि कोई कामयाबी नेतन्याहू को मिली नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो हमास जो है, यानी फिलिस्तीन, इसके अलावा ईरान, इनको अगर देखा जाए तो कामयाबी मिली। उसकी वजह यह है कि वो इशू जो आप देखिए कि फिलिस्तीन उठाता रहा है कि इसकी तरफ दुनिया की तवज्जो हो, लोग जो है इसकी जानिब मुतवज्जो हो, तो कोई तवज्जो इस पे हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब आप देखिए कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अगर कहीं है तो वो फिलिस्तीन पर है, गजा पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी यूएनओ में आप देखिए कि 142 जो ममालिक हैं उन्होंने फिलिस्तीन के हमायत में वोट किया है, और अब ये बात बाकायदा कही जाने लगी है कि जो फिलिस्तीन का हक है वो उन्हें दिया जाए, उसको एक आज़ाद मुल्क जो है वो तस्लीम किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि, और प्रोफेसर अर्शी साहब ने जो अभी कहा कि साहब जो फौज की आईडीएफ जवान की जो वालदा है या उनके लोग हैं वो कहते हैं कि आप जाइए, और तीसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफरा तफरी का माहौल है, वहां इस्तीफे लोग दे रहे हैं, और कोई जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जमीनी सतह पर अगर आप देखें तो वहां बिल्कुल ये सिर्फ एयर स्ट्राइक है, बाकी जमीनी सतह पर वहां बिल्कुल नाकामी है। और अभी जो टनल हमास की जो अभी वहां गजा में दिखाई गई हैं कि वहां मेट्रो लाइन तक बिछाई गई हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी टनल है, वहां तक पहुंचना यानी 11.5 महीने हो गए हैं, और 10% भी अभी टनल तलाश नहीं कर सकी आईडीएफ जो है, और जो कैप्टिव्स हैं उनको छुड़ा नहीं सकी। अभी 6 लाशें जब गई तो इसके बाद हमास ने फिर कहा कि अगर आप ये चाहेंगे कि फौज से हम गलबा हासिल कर लेंगे तो ये आपकी भूल होगी, और इसी तरह कफन में जो है वो ताबूत में आपके ये कैप्टिव्स जो है वो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इनका जो पूरा मंसूबा है वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है। अमेरिका की फौज वो भी नहीं चाहती कि ये जंग जो है वो आगे बढ़े, और ईरान से या हिजबुल्ला, आप देखिए कि लेबनान में जो टनल निकली हैं और जो वहाँ मिसाइलें इतनी जबरदस्त हैं, तो वो 10 गुना, जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि जो गजा में टनल थी
वो लेबनान में 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसके अलावा फिर जब ईरान की तरफ नजर जाती है तो मालूम हुआ साहब ये तो और ज्यादा है। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिसाइल चलने वाली ईरान के पास मौजूद है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि साहब वहां जा करके हैकले सुलेमानी नस्ब कर देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये अब इनका ख्वाब जो है वो ख्वाब सा हो गया है। और ये लाल गाय वाला जो किस्सा है वो तो प्रोफेसर अर्शी रजा साहब जरूर तफसील से बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि तमाम जो मंसूबे हैं इनके वो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं से कहीं तक ये कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अब नेतन्याहू जो है 2-4 दिन के ही मेहमान है और वहां खुद जो है जूस जो है वो आप देखिए सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मन जहां जहां है वहां पे भी वो आवाज उठा रहे हैं कि फौरी तौर पर सीज फायर किया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है फिर देखेंगे क्या होता है। अर्शी साहब, मुमताज़ साहब कह रहे हैं कि इसराइल कहीं भी अपने मंसूबों में कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें, अगर माउंट टेम्पल की अगर हम बात करें तो पहले वहाँ पर अगर कोई भी इबादत करना चाहता था तो उसको इसराइली जो पुलिस थी उसको रोका करती थी, किसी को इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब वहाँ पर लोगों को प्रॉपर इजाज़त दी जा रही है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। क्या समझा जाए कि क्या उसके स्टेटस में कोई तब्दीली हुई है? देखिए, तब्दीली तो रेडिकल हुआ है, इसलिए कि जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली जो मस्जिद अल अक्सा पे जो खतरात आ रहे हैं, हाँ। इसलिए कि वहाँ पे ये टेम्पल बनाने की बात करते हैं, हालांकि उसमें कई साल लगेंगे, 20-25 साल लग सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो भी खतरनाक है। इसलिए जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उसमें खास करके उसका मकसद होता है कि जो व्यूअर्स हैं वो चीज़ों को पहले से जाने और उसके बाद जो सही ओपिनियन है उसको बनाया जाए। तो मैं यही कह रहा था कि वहाँ पे जो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इसको मना किया, बल्कि बिल्कुल चीज़ें उल्टी हो गई। आप जानते हैं कि जो मस्जिद अल अक्सा है जिसको अल हराम अल हज शरीफ बोलते हैं, और उसमें एक तो वो डोम ऑफ रॉक है, उसके अलावा मस्जिद अल अक्सा है, और ये एक कंपाउंड है काफ़ी बड़ा, करीब 36 या 37 एकड़ का कंपाउंड है। और इसके लिए 1924 में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कई सारी पार्टीज थी, कई रबीज थे, उसमें रबीज थे, और उसमें कई मुल्क के लोग थे, और यहूदी काफ़ी थे, उसमें ब्रिटिश इन्वॉल्व थे। और इसमें तय किया गया था कि भाई इसका जो स्टेटस को उस वक्त मौजूद था, खास करके सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में वो मौजूद रहेगा, और वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी, जैसे यहूदी वहाँ जाके प्रेयर नहीं करेंगे। जा सकते थे एक ख़ास वक्त में किसी ख़ास जगह पे, वो भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। और वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फ़लस्तीनी वॉलंटियर जो है धड़ काम कर रहे थे, जो वहाँ पे खास करके कहा जाए सिविलियन पुलिस कहा जाए, कि वो रोकते भी थे कि कोई आदमी जैसे घुस गया एज ए विजिटर उस कंपाउंड में और प्रेयर करना शुरू किया या कुछ पढ़ना शुरू किया, तो इससे ये माना जाता था कि वहाँ पे जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो कहीं कशीदगी ना हो जाए सारी, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। और इसके बारे में आप देखेंगे खुद अभी हारिज में और टाइम्स ऑफ इजराइल जो वहाँ का है, उसमें भी जो वहाँ के बड़े जाने माने अच्छे जो रबी थे मशहूर, जिनकी वहाँ पे मतलब शरीफ कहा जाए वहाँ के हिसाब से, कि उन्होंने कहा कि जब बेन गिविर वहाँ अंदर गया और वायलेट किया जा करके, और उसके पहले भी आपके 50,000 लोगों को लेके वो घुस गया था सन 2022 में, तो ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं। तो जब ये घुसा तो वहाँ के रबीज कम से कम 5 रबीज ने, जो खास करके जेरूशलम के थे, लेकिन जेरूशलम तो डिवाइडेड है आपके वेस्ट और ईस्ट में, लेकिन आजकल वेस्टर्न मीडिया जेरूशलम बोलता है, मैं बेसिकली बोलता हूँ ईस्ट जेरूशलम में घुस गया। उसके बाद इन्होंने उसको कंडेम किया कि भाई आप नहीं घुस सकते, बल्कि वहाँ पे यहूदियों का घुसना इस नियत से कि वहाँ प्रेयर करें वो गुनाह माना जाता, मतलब सिन। ये यहूदियों की राय है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 1967 में ये कब्जा हुआ जहाँ पे बैतुल मुक़द्दस है, ये बेसिकली ईस्ट जेरूशलम में आता है। जेरूशलम के बारे में ये कहा गया था, जो ओरिजिनल प्लान था यूनाइटेड नेशन का, कि जेरूशलम जो है वो इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर होगा, और ये 2% या 3% पूरे पैलेस्टाइन का था, और इसका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्यूचर में इसको लोग करेंगे। लेकिन 1948 में ही जब 8 लाख लोग जब वहां से भागे और उनको एक्सपेल किया गया, कई लोग मारे गए,
500 से ज़्यादा गांव जो है वो बिल्कुल खाली हो गया इनसे। तो उस ज़माने में वेस्टर्न जेरूशलम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया इसराइलियों ने। जो ईस्टर्न जेरूशलम बचा हुआ था, माना जाता था कि फ़लस्तीन का कैपिटल यही होगा जब स्टेट बनेगा तो इन्होंने जो है 1967 में उसको आपके कैप्चर कर लिया और 67 में ही हुआ ये कि कुछ लोगों ने जा करके, खास करके वहाँ पे जो इजरायली आर्मी थी उसमें कुछ लोगों ने जाके झंडा लगा दिया ऊपर और झंडा लगाया तो उस झंडे को उतारा गया और उसके बाद जो है 67 की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा हुआ जी। इसलिए कि रेडिकल लोग हर जगह होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, तो उसको वहां पे उतारा गया। फिर 67 में एक यहूदी था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया इजराइल दोनों का सिटीजन था, तो उसने वहां पे आग लगाई। 69 की मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। आग लगाई तो साउथ का पोर्शन काफी जला जब, और उसमें यह किया गया कि जितने फायर एक्सटिंग्विशर थे सब खराब थे। क्या प्लान था अल्लाह को मालूम, मैं उसके पे रिसर्च हमारी नहीं। लेकिन जब वहां दमकल को बुलाया गया, मतलब के फायर ब्रिगेड को, तो उसे रोका गया और जगह जहां मस्जिद से जब टैंकर से पानी लाया जा रहा था तो उसे भी रोका गया। तो लोगों ने बकेट से, बाल्टी से, घरों से पास के वहां पे लाके उसको बुझाया। इसके बाद आप देखेंगे कि 1969 में ही एक रिजोल्यूशन पास हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसमें ये कहा गया कि जो आपके आर्जन है ये क्रिमिनल एक्ट। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि 1970 में एक कोशिश ये गई कि किसी तरह से उसमें कुछ गाड़ी को दौड़ा करके उसको रैम किया जाए, उसको डैमेज किया जाए, ये भी हुआ। 1980 में इसको अनेक्स कर लिया गया ईस्ट जेरूशलम को जी। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1982 में एक पैरा ट्रूपर था इजरायली आईडीएफ में ही, उसने 2 लोगों को, वर्शिपर को गोली मारा। तो शुरू से ये चीजें वहां पे चलती आ रही हैं, धीरे धीरे मतलब माहौल बना रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि 20 साल पहले बहुत थोड़े से लोग थे इजराइल में जो ये समझते थे कि वहां पे थर्ड माउंट बनेगा, थर्ड टेम्पल माउंट बनेगा। इनका प्लान ये है कि जो डोम ऑफ रॉक है उसी के ऊपर जो है हम बनाएंगे। ये पूरा इन्होंने अपना एक नक्शा बनाया है। इसी का एक मॉडल है जिसपे इन्होंने अपना टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया है। वो है आपके वहां पे साओ पोलो में। साओ पोलो जो है राजधानी है ब्राजील की, और ये टेम्पल उन्होंने बनाया है 2014 में। तो वहां पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट है, बेन-गिविर है। जो बेन-गिविर आपके जो इतामार बेन-गिविर जो है, ये आपके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। इनके ऊपर खुद जो है 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, 50 से ज्यादा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसको बोलते हैं टेम्पल माउंट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये आपके 87 से चल रहा है बहुत जोर से। काफी लिटरेचर दिए जा रहे हैं, इनके अपने रेडियो हैं, इन्होंने अपना एक मदरसा खोल रखा है, यंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। जगह जगह पैम्फलेट ये बांट रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और साथ में ये चीजों को बना रहे हैं कि कैसा रिबन होगा और कैसा कपड़ा होगा और कैसी सुराही होगी है, और क्या सैक्रिफिशियल चीजें होंगी। ये सारा ये कर रहे हैं और अपने फेवर में ये काफी लोगों को ला रहे हैं। कहा यह जाता है कि जो इजराइल में जो पब्लिक ओपिनियन था बिल्कुल मार्जिनल था, वो अब जो है 50% आ गया है। और कहा जाता है कि अमेरिका में जो अमेरिकन जू थे वो खुद मतलब 80% जू को नहीं पता था कि थर्ड कोई टेम्पल बनेगा वहां पे। इसलिए कि कहा यह जाता है, इनका ये कहना है कि वहां पे जब हम टेम्पल बनाएंगे, सोलोमान टेम्पल, तो नए मसीहा आएंगे, और मसीहा आएंगे तो दुनिया में जो है वो अमन कायम होगा, और उसके बाद जो है वो दूसरी मर्तबे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हालांकि टेम्पल बनाने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, टेम्पल बनाएंगे उसके बाद ही वो आएंगे। और ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल की, ये अमालेक के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इसमें आप देखेंगे कि मुसलसल, जैसे फॉर एग्जांपल जेरूशलम म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, वो काफी इमदाद फराहम कर रहा है उन लोगों को जो इस मूवमेंट में शामिल हैं। और इस मूवमेंट में शामिल होने की वजह से वो तमाम चीजें, उन्होंने एक म्यूजियम खोल रखा है, उसमें अपना एक फोटो बना रखा है, पूरे उसका डिजाइन जो है, वहां पे लोग आ रहे हैं। करीब 1 मिलियन लोग आके देख चुके हैं। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाह रहा था आपके सामने कि कौन लोग हैं जो जिसकी वजह से वहां पे इस तरह का रेडिकल चेंज आया है, खास करके आपके टेम्पल मूवमेंट में। इसलिए कि जितनी भी लड़ाई की जा रही है, चाहे वो ईरान का मामला हो या आपके लेबनान का मामला हो, ये चाहते हैं कि हमारे जितने दुश्मन हैं
वो उनको हम खत्म कर दें, उनको उसके बाद हम चीजों को लाएं। और इनको हम खत्म करेंगे तो हम डार्कनेस को खत्म करेंगे। बिल्कुल ये जो है इनको शैतान मानते हैं, गलत मानते हैं, और इनका ये कहना है कि भाई जो यहूदी हैं ये बड़े सप्रेस्ड हैं। हालांकि बिल्कुल उल्टी सी चीज है, और भाई झूठ बोलने में काफी आगे हैं। आपको ये पता है कि जो थियोडर हर्जल है, वो 1896 में उसने प्लान दिया था कि भाई इजराइल बनेगा, और उसने ये भी कहा था कि जो फलस्तीन है वो है लैंड विदाउट पीपुल, मतलब ऐसी जमीन है जहां पे लोग हैं ही नहीं। हालांकि वो झूठा था। 1922 में आप देखेंगे, उसे 1922 में ब्राजील के वहां पे कैपिटल में जो लोग की तादाद थी आपके 4 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि उस वक्त फलस्तीन में जेरूशलम में 25 लोग थे पर स्क्वायर मीटर। तो ये झूठ शुरू से बोलते आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनका कोई एजेंडा नहीं है कि सेकंड जो है 2 स्टेट हो या कोई पीस प्रोसेस हो, इसलिए कि ये फलस्तीनी को इंसान मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके गाजा में, इसको ये समझते हैं कि ये मेरा रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इस पे खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो आए, लोग खुश हो रहे हैं और खाना खा रहे हैं और जो अंडरवियर को कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है मतलब इनको तकलीफ पहुंचाने में। और इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चों को मारना, इसलिए कि 47% जो आबादी है गाजा की वो आपके यूथ की आबादी है। ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं, कमजोर लोग हैं। तो इस पे इनको खुशी है। मतलब ये ऐसी चीज है जो एक आम इंसान जो कि खराब भी इंसान हो उसे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। वही इंसान इसको एक्सेप्ट करेगा जो बिल्कुल जानवर से भी बदतर है, बीस्ट से भी बदतर है, मतलब उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। तो ये जो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, इनका ये मानना है, इनका ये ख्वाब है, खुदा करे ये ख्वाब सच्चा ना हो। हालांकि अभी ये चीज नहीं होने वाली है कि अभी फौरन जो टूट फाट जाएगा, लेकिन इनका प्लान यही है कि फ्यूचर में 20-25 साल के अंदर हम इस तरह की चीजों को करें। और बहुत सारी एक्टिविटीज इन्होंने कर रखी हैं। अब तो हालात ये है कि जो विजिटर्स हैं आपके जूइश विजिटर ज़ायनिस्ट, इनकी तादाद बढ़ गई है, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। ये जब विजिट करते हैं अंदर तो इनके साथ आपके मिलिट्री फोर्स है, आपके आर्मी है, पुलिस है, और सब वो यहूदी आपके पुलिस है और बड़े कॉर्डियल है इनसे। पहले एक जमाने में 20 साल पहले इनको रोकते थे, और जो मुसलमानों की जो जगह थी उसी पे रोक लगा दिया। मतलब जिस पे एंट्री होनी चाहिए थी उस पे रोक लगा दिया, जिस पे एंट्री नहीं होनी चाहिए थी उसको फ्री कर दिया। तो जानबूझ करके हमें लगता है कि कोई एक्शन जब नहीं होता है किसी के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ, कोई भी क्रिमिनल हो, बदमाश हो, तो वो अपने क्राइम को बढ़ाता जाता है। बिल्कुल। और जब कोई एक्शन हो जाए तो फिर लाइन पे आ जाता है। बिल्कुल। मुमताज साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है, जिस तरह से एक इंटेंट या सिनिस्टर डिज़ाइन जो सामने आ रहा है कि यहूदी इबादतगाह बनाने का इरादा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि कहीं मजहबी जंग भड़क सकती है? कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक माहौल, देखिए ईरान ने तो आपको पता है कि आलमी यौमुल कुद्स पिछले 45 साल से वो मना रहा है। बिल्कुल। और उसका यही नारा ही है कि ये जो फिलिस्तीन का मामला है, दरअसल ये किसी एक मुल्क या एक कबीले का मसला नहीं है, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और जिसकी तरफ ईरान इशारा कर रहा था बार बार, जिसकी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा को लाना चाह रहा था और लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, आज वो सिचुएशन पैदा हुई है। और आप देखिए कि आज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान हो या फिलिस्तीन हो, हमास हो, वो अपने मकसद में इन माना में कामयाब हुए हैं कि दुनिया अब देख रही है कि ये क्या मामला है और इनका मकसद क्या है और किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो इनका मंसूबा था कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए और वहाँ पे फिर से जो हैकले सुलेमानी है वो नस्ब करके और मंदिर की तामीर की जाए और उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर ली जाए। मैं अभी देख रहा था, जो आपने गाय की बात की थी, तो जो यहूदी हैं उनका ये कहना है कि दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके ज़माने से लेकर के 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गायों की कुर्बानी जो है वो पेश किया जा चुकी थी, और अब 10वीं गाय, लेकिन वो गाय जो है वो मिल नहीं रही थी। जो अलामतें उसमें बताई गई थी कि किस तरह की लाल गाय होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि 1987 में एक इदारा कायम किया गया था, टेम्पल इंस्टीट्यूट, उसने ये दावा किया है कि अब वो बछड़े जो हैं वो मिल गए हैं और ये टेक्सास के एक फार्म में वो 5
बछड़े मिले जिनमें से 4 बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं कि जी। जिनकी जरूरत है। जी। तो उसको ला करके अब जो है वो लाया गया है और इससे जो है वो कुर्बानी उसकी दी जाएगी और उसके बाद वहां पे मंदिर की तामीर की जाएगी और ये इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये ऐसा उनका अकीदा है, उनका ऐसा मानना है। तो ये एक तैयारी तो है, देखिए जाहिर सी बात है उनका मिशन है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनके एतबार से लोग जो है वो बढ़ भी रही। और आप देखिए कि जिस तरह से इजराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा हो गया था, अमेरिका खड़ा हो गया, वरना इजराइल, आप बताइए 11.5 महीना क्या इजराइल लड़ सकता था। लेकिन आप दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो इधर भी तैयारी कम नहीं है। सिर्फ हमास तो है नहीं, आज की तारीख में आप देखें कि हिजबुल्ला भी हमास के साथ खड़ा हुआ है और उसी मिशन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। भले ही जो है ओआईसी खामोश हो, लेकिन उधर आप देखिए कि हौती जो है वो अंसारुल्लाह हौती वो पूरी तरीके से मजबूती से अड़ा हुआ है। फिर ईरान जिस तरह से अपनी प्रॉक्सी को सपोर्ट कर रहा है खुल करके और कुर्बानियां पेश कर रहा है। और एक मैसेज, और फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आप देखिए कि भले ही ओआईसी चुप हो या वो हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सऊदी भी ईरान से जो सऊदी की दोस्ती हुई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आज भी वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान जो है वो इजराइल के लिए है नहीं कि वो आएंगे और आसानी से अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से रद्द-ए-अमल के तौर पर ही से हमास ने जो अटैक किया है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज की भनक लग गई थी कि ये आगे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद से आप देखिए कि पूरी तैयारी के साथ था, वरना 11.5 महीने तक इजराइल और अमेरिका जैसे मुल्क से जो सुपर पावर है जो तक उनसे लड़ना आसान नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि और धीरे धीरे जो अरब मुल्क है उनको भी ये बात समझ में आएगी। बाकी ये है कि क्या होगा वही हम कह रहे हैं कि जो पेशीन गोइयां हैं या जो है उसका किस तरह से वो सामने आएंगी वो अलग एक चीज है। लेकिन फिलहाल जो है मुझे लग रहा है कि चीजें जो है इतनी आसान नहीं है कि इजराइल जितना समझ रहा था कि मैं बस जाऊंगा गजा पे कब्जा कर लूंगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो हम वहां पे मंदिर तामीर कर लेंगे, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी। आशीष सर, एक बहुत ही मुख्तसर सवाल, एक आखिरी सवाल वो ये है कि क्या अरब दुनिया, क्या मुस्लिम ममालिक, क्या मस्जिद अक्सा को लेकर जो उनकी जिम्मेदारी, जो अपने फ़राइज़ हैं, क्या उससे गाफिल नज़र नहीं आते हैं आपको? बिल्कुल गाफिल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी जो है जॉर्डन की थी। जॉर्डन जो है वो वक्फ का बिल्कुल उनकी आर्मी है वहां पर जी, और खास करके उसके किंग। आपको जानते हैं कि पूरे अरब जो है 400 मिलियन है बिल्कुल इनकी आबादी, पूरे दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 बिलियन है। अब ये क्या कहा जाए, ये तो बिल्कुल सामने चीजें हो रही हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं जिसपे आपको मैं बताऊं कि ये जो स्टेटस को है आपके इसके बारे में, मस्जिद अल-अक्सा के बारे में, ये टेम्पल माउंट वहां पे कोई मूवमेंट नहीं चले, इसके बारे में यूएन, यूएस, ईयू ये सब इस फेवर में के स्टेटस को रहे, लेकिन ये वायलेट कर रहा है। तो अब हमें समझता है कि ये जो अरब हैं, अब मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट जो है यही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो भी चीजें हो रही हैं। बड़ा अफसोस का मामला है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करें सारी इंसानियत के लिए, मेरी यही दुआ है और यही एक्सपेक्टेशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आपने वक्त दिया आपके इंसाइट के लिए। इसी के साथ ही नाज़रीन आज के बुलेटिन इख्तिताम पसीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।